आज हम हरियाणा के जिस व्यस्त शहर को हिसार के नाम से जानते हैं, जरा सोचिए आज से लगभग 670 साल पहले 14वीं सदी में वहां क्या था। सिर्फ सूखी रेत, टीले और एकदम वीरान इलाका। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही पलट दिया। एक सुल्तान की जिद और एक स्थानीय चरवाहे के लड़की के प्यार ने इस पूरे बंजर रेगिस्तान को एक शानदार शहर में तब्दील कर दिया। दुनिया इसे हिसारे फिरोजा के नाम से जानने लगी। हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम दस्तावेजों के जरिए इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे, जहां एक शाही फरमान और एक प्रेम कहानी ने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। तो ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? बात है साल 1354 की। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस इलाके में शिकार के लिए निकले थे। भीषण गर्मी थी तो वो एक सूफी संत के डेरे पर रुक गए। वहीं पास के कुएं पर उनकी नजर पड़ी गुजरी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर। वो दिन भर अपनी भैंसों को चराने के बाद वहां पानी पीने आई थी। सुल्तान उस पर इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने सीधा उसे अपनी बेगम बनाने और दिल्ली चलने का प्रस्ताव दे डाला। लेकिन गुजरी ने एक ऐसी साहसिक शर्त रख दी जिसने सबको हैरात में डाल दिया। उसने साफ कह दिया, मैं अपने बूढ़े माता पिता और अपनी इस मातृभूमि को छोड़कर दिल्ली के महलों में बिल्कुल नहीं रह सकती। सोचिए, दिल्ली के सुल्तान को सीधे ना। और यही वो इनकार था जिसने इस पूरे भव्य निर्माण की नींव रख दी। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, रेगिस्तान से किले तक। देखते हैं कि कैसे हिसारे फिरोजा का निर्माण हुआ। अब सुल्तान के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। या तो वे अपने प्यार को भूल जाते या फिर कुछ ऐसा करते जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ठान लिया कि अगर गुजरी उनके महल में नहीं आ सकती तो वे वहीं उस उजाड़ जमीन पर उसके लिए एक महल और एक अभेद्य किला खड़ा कर देंगे। आपको बता दूं, फारसी में हिसार का मतलब ही किला होता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि प्यार की खातिर शुरू हुआ ये निर्माण कितनी तेजी से हुआ। 1354 में काम शुरू हुआ और सुल्तान फिरोज शाह खुद वहां डटे रहे और निगरानी करते रहे। नरसाई की पहाड़ियों से पत्थर लाए गए और इतनी बड़ी परियोजना होने के बावजूद किले की दीवारें, खाइयां और वो खास गुजरी महल सिर्फ 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में 1356 तक बनकर तैयार हो गया। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय स्पीड थी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, अभेद्य दीवारें और इस किले की सैन्य वास्तुकला। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्रेम स्मारक नहीं था, ये एक विशाल और बेहद मजबूत सैन्य किला भी था। इसके अंदर सुल्तान का 3 मंजिला निजी महल था और ठीक बाहर गुजरी का महल, जिसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत बाग हुआ करता था। इस शहर की सुरक्षा कितनी पुख्ता थी, इसका अंदाजा इसके ऐतिहासिक दरवाजों से लगाया जा सकता है। किले में मुख्य रूप से 5 द्वार थे जो इसे अलग अलग सामरिक मार्गों से जोड़ते थे। शाही दरवाजा तो राजघराने के लिए रिजर्व्ड था। इसके अलावा दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट थे। मोरी गेट से तो सीधा मुल्तान, खुरासान और ईरान तक का रास्ता खुलता था। मतलब ये सिर्फ दरवाजे नहीं थे, बल्कि पूरे मध्य एशिया और दिल्ली सल्तनत के बीच व्यापार और सैन्य नियंत्रण के मुख्य कंट्रोल पॉइंट थे। लाट की मस्जिद के इन अवशेषों को देखिए, ये शानदार ढंग से इस किले की वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ जो लाल बलुआ पत्थर और स्तंभ हम देख रहे हैं, वो असल में भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। हमारे स्रोतों के अनुसार किले को बनाने के लिए संसाधन जुटाने का एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया गया था। अग्रोहा के आसपास जो प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर नष्ट हो चुके थे, उनके पत्थरों और स्तंभों का यहाँ दोबारा बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया। एक तरह से ये इमारत इतिहास की कई परतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब एक बेहद हैरान कर देने वाली बात पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी किसी महल में घोड़ों के लिए तीसरी मंजिल तक जाने का रास्ता सुना है? शायद नहीं। इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह के शोध के अनुसार इस किले में एक बहुत ही असाधारण वास्तुशिल्प विशेषता थी। यहाँ बाकायदा रैंप बने हुए थे। इसका मतलब है कि घोड़सवार सैनिक अपने घोड़ों पर बैठकर सीधे जमीन से किले की तीसरी मंजिल तक जा सकते थे। सच में ये उस समय की इंजीनियरिंग और मिलिट्री अलर्टनेस का एक बेजोड़ नमूना है। इस बेहतरीन डिजाइन के बाद चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग का चमत्कार और नहरों का विशाल जाल। जो बात महज एक निजी प्रेम कहानी के रूप में शुरू हुई थी ना, उसने असल में पूरी दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और कृषि क्रांति ला दी। देखिए, किले को पानी की सख्त जरूरत थी। जरा इस तुलना पर नजर डालिए।
1354 से पहले ये इलाका पूरी तरह से सूखा और अर्ध रेगिस्तानी था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे और खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। लेकिन किले के निर्माण के बाद सुल्तान ने यमुना और सतलुज नदियों से हिसार तक नहरें खुदवाने का बड़ा आदेश दे दिया। यमुना हिसार नहर ने इस बंजर जमीन की तो जैसे काया ही पलट दी। अचानक से यहाँ भरपूर गेहूं और गन्ने की खेती होने लगी। एक सूखा इलाका पूरी तरह से एक हरे भरे कृषि केंद्र में बदल चुका था। और सबसे दिलचस्प बात, ये नहरें केवल सुल्तान के निजी किले के लिए नहीं थीं। वास्तव में ये दिल्ली सल्तनत की पहली राज्य प्रायोजित सिंचाई परियोजना थी। सुल्तान ने नई सिंचित जमीनों पर किसानों को टैक्स में भारी छूट दी। उन्होंने किले के गेस्ट रूम्स में भी पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उस सूखे रेगिस्तान में भी उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। इस एक कदम ने वहां के स्थानीय किसानों का पूरा जीवन बदल दिया और पूरे इलाके के लिए खाद्य सुरक्षा पक्की कर दी। अब हम अपने विश्लेषण के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, किले के रहस्य और इसकी छिपी हुई सैन्य रणनीतियां। देखिए, हर भव्य किले के अपने कुछ गहरे रहस्य होते हैं। हिसार फिरोजा भी सिर्फ महलों और नहरों तक सीमित नहीं था। इसकी सुरक्षा रणनीतियों में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले पहलू शामिल थे। उदाहरण के लिए चमगादड़ की लीद। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन किले के नीचे जो अंधेरे तहखाने बने थे उनमें भारी मात्रा में चमगादड़ रहा करते थे और उनकी लीद का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया जाता था। ये इतना कीमती संसाधन बन गया था कि इतिहासकार बताते हैं कि कुछ दुश्मन सेनाओं ने तो इस किले पर हमला ही सिर्फ उस लीद को लूटने के लिए किया था, ताकि वे अपनी तोपों के लिए बारूद बना सकें। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। इसके अलावा किले की बाहरी दीवारें रक्षात्मक ज्यामिति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा करने के बजाय तिरछा बनाया गया था। इससे अंदर बैठे सैनिकों को संकरे छेदों से नीचे की ओर तीर चलाने में तो बहुत आसानी होती थी, लेकिन नीचे खड़ी दुश्मन सेना के लिए ऊपर बैठे रक्षकों को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और हाँ, इसके साथ ही एक गहरी खाई भी बनाई गई थी, जिसे नहर के पानी से हमेशा भरा रखा जाता था, ताकि किले को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके। चलिए अब 5वें भाग की ओर चलते हैं, अशोक स्तंभ का जुड़ाव और प्राचीन वास्तुकला। अब जरा देखते हैं कि कैसे मध्यकालीन इस्लामी वास्तुकला में प्राचीन भारतीय इतिहास को पिरोया गया। इस किले के बिल्कुल बीचों बीच कुछ ऐसा मौजूद है जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से भी हजारों साल पुराना है। इसे लाट की मस्जिद कहा जाता है। लाट का मतलब होता है एक स्तंभ या खंभा। इस मस्जिद के आंगन में एक 5 मीटर यानी लगभग 20 फीट ऊंचा खंभा खड़ा है। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका निचला हिस्सा प्राचीन अशोक के समय के पीले बलुआ पत्थर का है, जो करीब 2300 साल पुराना है, और इसे संभवतः अग्रोहा से लाया गया था। और इसकी ठीक ऊपर का हिस्सा 14वीं सदी के लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे फिरोज शाह ने जुड़वाया था। ये सच में 2 बिल्कुल अलग युगों के इतिहास का एक साक्षात जुड़ाव है। और अब इसमें एक बहुत ही आधुनिक ट्विस्ट भी है। इस लाट पर कई ऐसी लिपियां उकेरी गई थी जिन्हें पढ़ना सदियों से मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक की मदद से इन 700 साल पुरानी लिपियों को डिकोड कर लिया है। AI ने खुलासा किया है कि इन पर उकेरी गई अरबी भाषा नस्ख और थुलूत लिपि में है, जबकि पारसी भाषा नस्तालीक लिपि में है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज की आधुनिक तकनीक हमारे कल के गहरे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रही है। तो ये सब जानकारी हमें एक बहुत ही गहरे अंतिम विचार की ओर ले जाती है। समय बदला, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन हिसार के ये पत्थर आज भी उस अनूठी दास्तां की गवाही देते हैं। आज जब लोग हिसार के बस स्टैंड या इन व्यस्त बाजारों से गुजरते हैं, तो कितनों को ये एहसास भी होता होगा कि वे वास्तव में उस जगह पर खड़े हैं जो पूरी तरह से केवल और केवल प्यार के लिए बसाई गई थी। अगली बार जब कोई इन ऐतिहासिक खंडहरों को देखे तो उसे याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि एक सुल्तान का, एक चरवाहे की लड़की को दिया गया इतिहास का शायद सबसे बड़ा तोहफा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।